नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट में। दोस्तों, आज हम स्टैटिस्टिक्स के ऊपर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में आज हमारा टॉपिक होगा कोरिलेशंस। तो ये कोरिलेशन क्या है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये कहाँ होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कोरिलेशन को जानने से पहले हम जानते हैं कि कोरिलेशन एग्जिस्ट कहाँ पे करता है। कोरिलेशन बाइवेरिएट डाटा के अंदर एग्जिस्ट करता है, बाइवेरिएट डाटा के बीच में एग्जिस्ट करता है, उनके बीच में एग्जिस्ट करता है। तो बाइवेरिएट डाटा क्या है, पहले बाइवेरिएट डाटा क्या है वो जान लेते हैं। बाई मतलब दो, वेरिएट मतलब वेरिएबल्स जो कि बदलते रहते हैं, डाटा मतलब इंफॉर्मेशंस। तो दो बदलने वाले डाटा के जोड़े को हम बोलेंगे बाइवेरिएट डाटा। उसका प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे है, द डाटा जनरेटेड बाय टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई हमने एग्जांपल के लिए लिया है, आप कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हो, तो जनरली हम एक्स और वाई ही लिखते हैं। तो डाटा जनरेटेड बाय टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर कॉल्ड बाइवेरिएट डाटा। दो वेरिएबल्स, दो कैटेगरीज हैं वेरिएबल्स एक्स और वाई, उनके द्वारा जो क्रिएट किए गए वेरिएबल्स के जो जोड़े होते हैं, पेयर्स होते हैं, उनको हम बाइवेरिएट डाटा कहते हैं। मतलब दो चेंज होने वाले डाटा का जोड़ा, पेयर्स। तो ये बाइवेरिएट डाटा मिलता कहाँ से है? इन स्टैटिस्टिकल स्टडीज़, जब हम स्टैटिस्टिक्स के ऊपर हम कुछ डिस्कस करते हैं या स्टैटिस्टिक्स के ऊपर हम अनुध्यान करेंगे, तो वहाँ पे हम ऐसे वेरिएबल्स या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे या देख पाएंगे जिनके बीच में कुछ एक रिलेशनशिप होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, डिमांड एंड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। एक चीज़ का, एक कमोडिटी, एक प्रोडक्ट का डिमांड कितना है और उसका प्राइस कितना है। एक सब्जेक्ट का मार्क्स, दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए फॉर एग्जांपल। हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन, पिता और पुत्र के हाइट, वो भी इस तरह ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं जो कि बाइवेरिएट डाटा के अंदर आता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि ये जो बाइवेरिएट डाटा हैं, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? अगर रिलेशनशिप है तो उसका नेचर क्या है, उस रिलेशनशिप का नेचर क्या है? और एक क्वेश्चन आता है कि उनके वो जो रिलेशनशिप है उसमें डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या है, किस टाइप का डिग्री ऑफ क्लोजनेस है, वो रिलेशनशिप कितने क्लोज रिलेशनशिप में अंडर में आता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आएंगे बाइवेरिएट डाटा को देख के। तो ये बाइवेरिएट डाटा के बीच में जो रिलेशनशिप है, या कितना रिलेशनशिप है, या फिर रिलेशनशिप है या नहीं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर हमको मिल सकता है कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस से, जिसमें से कोरिलेशन को हम इस वीडियो में उसका डिस्कशन शुरू करेंगे, रिग्रेशन किसी दूसरे वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हूँ बाइवेरिएट डाटा का। यहाँ पे मार्क्स इन मैथमेटिक्स, जिसको मैंने एक्स लिया है, यहाँ पे 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स के मैथ के मार्क्स हैं, और यहाँ पे वही 4 स्टूडेंट्स के स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स भी लिया हूँ मैं, जिसको मैं वाई लेता हूँ। तो यहाँ पे एक्स और वाई, मैथ और स्टैटिस्टिक्स मार्क का जोड़ा बनेगा स्टूडेंट वाइज, इसको हम बाइवेरिएट डाटा कहेंगे। तो हमको यहाँ पे देखना है इस वीडियो में कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं। अगर है तो वो क्या रिलेशनशिप है, कितना रिलेशनशिप है, क्लोजनेस क्या है। बाइवेरिएट डाटा को समझने और उनके बीच में जो कोरिलेशन है उसको समझने में एक डायग्रामेटिक फॉर्म या पिक्चरियल फॉर्म हमको हेल्प करता है, उसको हम यहाँ पे स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। तो ये स्कैटर डायग्राम होता क्या है? ए डायग्राम ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग पेयर्स एक्स और वाई इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। ठीक है, अगर मैं एक्स और वाई वेरिएबल्स को डाटा को लूँ, एक ग्राफ में उसको ड्रॉ करूँ, तो हर एक्स वाई जोड़े का एक पॉइंट मिलेगा, वहाँ पे एक पॉइंट। तो ऐसे सारे पॉइंट्स
एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे या क्रिएट नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स को लेके हमको जो डायग्राम मिलता है उसको हम स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। तो स्कैटर डायग्राम से फ़ायदा क्या होता है? स्कैटर डायग्राम से हमको एक आइडिया हो जाता है कि अगर x बढ़ रहा है, x का वैल्यू बढ़ रहा है, तो क्या y भी उसके साथ बढ़ रहा है, या फिर अगर x बढ़ रहा है तो क्या y उसके हिसाब से डिक्रीज़ कर रहा है, कम हो रहा है, या फिर ये जो स्कैटरिंग है, ये जो ग्राफ है, ये हैप्पैजेड ग्राफ है, मतलब उनमें ऐसा कोई फिक्स रिलेशनशिप है नहीं, कुछ कहीं पे बढ़ रहा है कहीं पे कम हो रहा है, ऐसा कुछ हैप्पैजेडली हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ हमको स्कैटर डायग्राम हेल्प करेगा समझने में। जो चीज़ हम मैथमेटिकली फार्मूला में लिखेंगे उसको पिक्चर के हिसाब से समझने में हमको स्कैटर डायग्राम हेल्प करेगा। तो स्कैटर डायग्राम का आगे बहुत कुछ उसका रोल है। ठीक है, देखिए आपके लिए सुविधा के लिए एक स्कैटर डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। ये एक्स और वाई डाटा के बीच में मैंने उनके एक्स और वाई वैल्यूज़ को लेके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिले हैं और ये उसका स्कैटर डायग्राम है। तो यहाँ से हमको बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है कि उनके बीच में जो कोरिलेशन है या जो भी उनके बीच में संपर्क है, कैसा संपर्क है, वो एक दूसरे के ऊपर किस तरह से निर्भर करते हैं, एक्स और वाई डाटास। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कोरिलेशन पे आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। तो ये कोरिलेशन होता क्या है? द टर्म कोरिलेशन इम्प्लाइज म्यूचुअल रिलेशनशिप और कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, पारस्परिक संपर्क होता है, उसी को हम कोरिलेशन बोलते हैं। तो कोरिलेशन के बारे में दो तीन पॉइंट से समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट बोलता है इट इज़ नॉट कंसर्न विद द वेरिएशन इन आइदर एक्स और सीरीज और वाई सीरीज बट द मेजरमेंट ऑफ साइमल्टेनियस वेरिएशन इन टू सीरीज। कोरिलेशन खाली एक्स में बदलाव या वाई सीरीज में बदलाव को नहीं दिखाता, ये इन दोनों का एक साथ कैसे बदलते हैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है अगर एक्स और वाई या फिर वाई ये दोनों एक साथ बदल रहे हैं तो वो एक सेम डायरेक्शन में बदल रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में बदल रहे हैं, या वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर ही नहीं करते हैं। इस चीज़ को भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कोरिलेशन में। यहाँ पे स्कैटर डायग्राम का भी हम हेल्प ले सकते हैं। तो स्कैटर डायग्राम भी हमको बताता है कि उनके बीच में किस तरह के साइमल्टेनियस वेरिएशन हो रहा है, उनके जॉइंट्स और उनके साइमल्टेनियस वेरिएशन को हम स्कैटर डायग्राम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये प्रश्न है कि कोरिलेशंस होते कितने तरह के हैं। तो देखिए, कोरिलेशंस ब्रॉडली दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है लीनियर कोरिलेशन और दूसरा होता है नॉन लीनियर कोरिलेशंस। इसमें से लीनियर कोरिलेशन हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो आपके सुविधा के लिए बताता हूँ, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, नॉन कोरिलेटर मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होता है तो वो कर्व लाइन होता है, टेढ़ा मेढ़ा लाइन होता है, सीधा लाइन नहीं होता। ठीक है, तो ये जो कोरिलेशन अगर स्ट्रेट लाइन के हिसाब से होता है, एक स्ट्रेट बैंड बनाता है, तो उसको हम लीनियर कहते हैं। अगर वो स्ट्रेट नहीं होता है, कर्व स्ट्रक्चर में बैंड बनाता है या टेढ़ा मेढ़ा बैंड बनाता है, तो उसको हम स्कैटर डायग्राम में, तो उसको हम नॉन लीनियर कोरिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेचर ऑफ लीनियर कोरिलेशन पे आते हैं। हमारा टॉपिक है लीनियर कोरिलेशन, तो उस पर आज फोकस करते हैं। द लीनियर कोरिलेशन इंडिकेट्स इफ देयर इज ए चेंज इन एक्स एंड वाई देन देयर इज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनल चेंज इन द अदर वेरिएबल। तो लीनियर कोरिलेशन बोलता है अगर एक्स और वाई में से कोई बदल रहा है तो दूसरा वेरिएबल जो है, उसके जोड़ेदार दूसरा वेरिएबल जो है, वो भी एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनल या अनुपात में भी बदलना चाहिए। अगर वो बदलता है तो वो लीनियर कोरिलेशन कहलाएगा। ठीक है, द कोरिलेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द स्कैटर डायग्राम इंडिकेट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लीनियर बैंड ऑफ द पॉइंट्स। ये चीज़ हम आपको बोल चुका था। अगर ये जो पॉइंट्स हैं वो एक बैंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो इंक्रीजिंग बैंड है
या फिर डिक्रीजिंग बैंड है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन बैंड होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसके स्कैटर्ड डायग्राम से भी हम पता कर सकते हैं कि वो लीनियर कोरिलेशन है। हमारा तीसरा टॉपिक है यहाँ पे द नेचर ऑफ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। क्या होता है? तो कोरिलेशन उनके बीच में जो वेरिएबल के बीच में हम कोरिलेशन ले रहे हैं वो पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है या फिर नेगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमको दो नए टर्म मिले, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशंस। तो पहला वाला हम डिस्कस कर लेते हैं, पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन क्या होता है। इफ द हाई वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल y are associated with the high values of the other variable x, then the correlation is said to be positive. अगर x का वैल्यू बढ़ रहा है या फिर y का वैल्यू बढ़ रहा है और उसके साथ दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है तो हम उसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए है प्राइस एंड सप्लाई, हाइट ऑफ फादर एंड सन। जनरली ये एक साथ ही बढ़ते हैं या एक साथ कम होते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन उसका उल्टा होता है, नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। ये बोलता है इफ द हाई वैल्यूज ऑफ y आर एसोसिएटेड विद द लो वैल्यूज ऑफ x देन द कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव। अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, बिना बढ़े कम हो रहा है, तो उसको नेगेटिव कोरिलेशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल है प्राइस एंड डिमांड। जनरली ऐसा होता है, अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो उसको लोग खरीदना कम कर देते हैं, उसका डिमांड भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हुआ। और एक तीसरे टाइप का भी कोरिलेशन है जो एक्चुअली एक कोरिलेशन है ही नहीं, जिसको हम स्प्यूरियस या नॉन सेंसिकल कोरिलेशन भी बोल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, दो वेरिएबल्स के जो डाटाज होते हैं वो लगते तो हैं कि कुछ कोरिलेटेड होंगे, लेकिन रियल सेंस में उनमें कुछ संपर्क नहीं होता है। मैथमेटिकली वो शो कर सकते हैं कि उनमें कुछ रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन जनरल सेंस में उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। इस तरह के इलॉजिकल कोरिलेशन को हम स्प्यूरियस कोरिलेशन या नॉन सेंसिकल कोरिलेशन बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आप समझ जाओगे। प्राइस ऑफ बुक्स एंड सैलरी ऑफ टीचर्स। तो किताबों के मूल्य और टीचर्स के सैलरी में कोई ऐसा संपर्क नहीं है। अगर इन्हें डाटा में ले लूँ, कुछ बुक्स के प्राइस और कुछ टीचर्स के सैलरी ले लूँ, उसका एक्स और वाई वेरिएबल्स का जोड़ा बना लूँ, तो मैथमेटिकल तो आप कुछ कोरिलेशन निकाल सकते हैं, कोई डाटा निकल जाएगा, लेकिन रियल सेंस में उनमें कोई संपर्क होता ही नहीं है। अगर बुक्स का दाम बढ़ जाए या कम जाए, उससे सैलरी, टीचर्स का सैलरी में कोई फ़र्क नहीं आता, कोई चेंजेस नहीं आते। और उल्टा वाला भी सेम ही प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, अगर लीनियर कोरिलेशनशिप है तो उसको मेजरमेंट कैसे किया जाए, उसको कैसे मापें हम। तो अगर दो सीरीज़ है, एक्स और वाई सीरीज़, और उनके बीच में कोरिलेशन है, लीनियर कोरिलेशन है, तो उसको मापने के लिए एक कोफिशिएंट मुझे हेल्प करेगा। उस कोफिशिएंट को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस। उसका सिंबल हम आर ले सकते हैं, स्मॉल आर, या फिर रो भी ले सकते हैं। तो आर और रो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ये कोफिशिएंट है तो ये एक प्योर नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा टॉपिक होगा अभी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस को हिसाब करने के लिए बहुत सारे स्टैटिस्टिशियन और मैथमेटिशियन ने फार्मूला दिया है, डिफरेंट फार्मूला दिया है। लेकिन जो पहले शख्स थे जिन्होंने इसके ऊपर अच्छे से काम किया है और उसका पहला फार्मूला दिया था, और जो ज़्यादा काम इस पर, जो ज़्यादा इसमें यूज़ भी होता है स्टैटिस्टिक्स में, वो होता है कार्ल पियर्सन्स का फार्मूला। सो कार्ल पियर्सन्स फार्मूला है, अगर हमारे पास एक्स और एक्स आई और वाई आई के जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं, एन जोड़े हैं, एन पेयर्स ऑफ डाटा है ऑफ एक्स वाई सीरीज, तो उनके कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस आर का फॉर्मूला होगा कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, ये उसका ओरिजिनल फार्मूला है बाय कार्ल पियर्सन्स। सिंबल के लिए हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू सी ओ भी ऑफ एक्स एंड वाई बाय
सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड डेविएशन, COV इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोवेरियंस। ठीक है दोस्तों। अब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, उसके बहुत सारे रूप हैं, उसके फॉर्मूलाज डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में उस फॉर्मूला लिख सकते हैं हम। इसका पहला पैटर्न है 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। एक्स बार और वाई बार क्या है दोस्तों? ये कुछ नहीं, उसका अरिथमेटिक मीन है एक्स और वाई सीरीज़ का। हम अगर वो डाटा को सारे के सारे ऐड कर दें और उनके नंबर ऑफ डाटा डिवाइड कर दें तो उसका इंडिविजुअली मीन मिलेगा। ठीक है। उसका कोवेरियंस का दूसरा एक रूप है, वो है 1/n समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई माइनस 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू 1/n समेशन ऑफ वाई आई। दूसरा उसका, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो और एक पैटर्न भी मिलता है, वो होता है n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस समेशन ऑफ एक्स आई इंटू समेशन ऑफ वाई आई होल बाय n स्क्वायर। ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर्स। ठीक है। और उसको अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो और मिलेगा रूट ओवर ऑफ n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर बाय होल बाय n स्क्वायर। ठीक है। और सिमिलर फॉर्मूला सिग्मा वाई का भी है, यहाँ पे x के जगह पे हम y लेंगे क्योंकि ये y का स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है दोस्तों। अब हमने जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R का जो मेन फार्मूला लिखा था उसको हम थोड़ा एक्सपांड करके ये वैल्यू से लिख सकते हैं। उससे हमको दो अलग स्ट्रक्चर मिलेंगे। पहला स्ट्रक्चर है R इज इक्वल्स टू n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई माइनस समेशन ऑफ एक्स आई होल इंटू समेशन ऑफ वाई आई टोटल बाय रूट ओवर ऑफ n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर होल स्क्वायर होल इंटू रूट ओवर ऑफ n इंटू समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई आई होल स्क्वायर। एक पैटर्न में आप याद रख लोगे इसको। उसका एक दूसरा फॉर्म है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, R इज इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल इंटू समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार टोटल बाय रूट ओवर ऑफ 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ 1/n समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बाय स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। तो हमको तीन अलग अलग फॉर्म मिले, और भी आगे नए नए फॉर्म हमको मिलने वाले हैं जिसको हम यूज़ करेंगे और डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो डाटाज होते हैं अगर उसको हम जनरल सेंस में कैलकुलेट करें तो बहुत बड़े बड़े नंबर निकल आते हैं। तो अगर हम उसको थोड़ा रिड्यूस कर पाएँ, छोटा कर पाएँ, उसको स्केल को छोटा कर पाएँ तो हमको हिसाब में इजी होगा। उसके लिए हम जानते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स में डेविएशन का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि दो अलग अलग सीरीज़ है एक्स और वाई सीरीज़, तो हम दोनों का डेविएटेड डाटा लेंगे। यहाँ पे डी एक्स है एक्स आई माइनस एक्स बार, डी वाई है वाई आई माइनस वाई बार। अगर मैं एक्स बार मतलब एक्स के मीन से डाटा को माइनस, हर डाटा को एक्स मीन माइनस करा दूँ, मतलब एक्स मीन से डेविएशन लूँ और वाई मीन से भी सारे डाटा को डेविएट करूँ, तो उस डेविएटेड डाटा डी एक्स और डी वाई को लेके भी मैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पा सकता हूँ, जिसका फॉर्मूला होगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई टोटल बाय रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ डी एक्स होल स्क्वायर होल इंटू रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ डी वाई होल स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ईजी फॉर्मूला है। तो ऐसे ही और भी आगे हम फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं हमारे दूसरे वीडियोज़ में अबाउट कोरिलेशंस। तो अभी हम जितना फॉर्मूला पढ़े हैं उसके हिसाब से हम एक दो क्वेश्चन तो कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं हिसाब कैसे होता है। हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके मैथ के मार्क्स x, उसको मैंने x लिया है, और उन्हीं स्टूडेंट्स के स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स जिसको मैंने y लिया है, ये दिया गया है। इनके बीच में मुझे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस या कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम कोई सा भी फार्मूला ले सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम पहला वाला सबसे इजी फार्मूला लेते हैं। उसके लिए हमको लगेगा x कॉलम, y कॉलम, x स्क्वायर कॉलम, y स्क्वायर कॉलम और x इंटू वाई कॉलम्स। तो ये हम हिसाब कर सकते हैं। एक्स वाई के लिए रेस्पेक्टिव एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे और ये सारे डाटा को हम समेशन निकालेंगे, एडिशन ऐड करेंगे, टोटल निकालेंगे और टोटल को नीचे लिखेंगे, बॉटम में लिखेंगे इसको। तो यहाँ से हमको मिलेगा समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि 5 जोड़े हैं
तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर डाटा n, उसका वैल्यू होगा 5। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं फॉर्मूला पे। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला इस टेबल के हिसाब से होगा n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ n इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ n इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर। अब उस टेबल से निकाला गया सारे समेशन डाटा हम यहाँ पे डालेंगे, उनको स्टेप वाइज कैलकुलेट करेंगे और देखिए फाइनली हमको अप्रोक्सीमेट डाटा मिल रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R का। इसका वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है 0.9179। तो दोस्तों इस हिसाब से हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं। बाकी और भी फार्मूलाज हैं, डेविएशन फार्मूला है, यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हूँ, समय का अभाव है। आप आशा करते हैं आप उसको खुद से डिस्कस कर लेंगे, खुद से प्रॉब्लम्स एक दो लेके एग्जाम्पल लेके आप चेक कर लेंगे कि वो फार्मूला कैसे काम में आता है। ठीक है, आशा करते हैं आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोरिलेशन एनालिसिस के बारे में आपका थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा, जिसको हम आगे और भी डिस्कस एलाबोरेटली करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।